Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, वैसे तो ये पर्यावरण का टेस्ट नंबर 3 है लेवल 1 वालों के लिए, लेकिन आज का जो ये टॉपिक है ये लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे 50 प्रश्न जो मैंने सम्मिलित किए हैं, 50 के 50 प्रश्न लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि वैसे ये टेस्ट नंबर 4 का टॉपिक टाइप हो गया है। देखिए, जब मैंने टाइपिंग की तो मैंने जो शेड्यूल देखा टेस्ट सीरीज का, तो टाइप मुझसे बाय मिस्टेक है ना, टेस्ट 4 का जो टॉपिक है वो दिख गया कि हाँ यार ये टाइप करना है। तो वो सारे लगभग 40 प्रश्न टाइप होने के बाद पता चला कि यार ये तो टेस्ट 4 के टाइप हो गए। तो टेस्ट 4 जो होना चाहिए था वो टेस्ट 3 हो रहा है, और जो टेस्ट 4 इसका लूँगा वो टेस्ट 3 के टॉपिक में रख दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो शुरू करते हैं। 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयारी रेगुलर जारी रखनी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। साथियों, प्रश्न नंबर 1 आता है, बैंक अथवा डाकघर में अभिभावक के हस्ताक्षर आवश्यक है। 15 वर्ष से कम आयु होने पर, 18 वर्ष से कम आयु होने पर, 21 वर्ष से कम आयु होने पर और हमेशा। तो मित्रों, बैंक अथवा डाकघर में अभिभावक मतलब जो माता पिता है उनके जो सिग्नेचर है वो 18 वर्ष से कम आयु होने पर आवश्यक होती है। यदि बालक बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सेकंड प्रश्न है मित्रों, 3 स्तर वाली पंचायत राज संस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड रिपन समिति ने, महात्मा गांधी ने, मेहता समिति ने और नेहरू समिति ने। साथियों, इसका राइट आंसर है मेहता समिति ने 3 स्तर वाली पंचायत राज संस्थाओं का सुझाव दिया था। 3 स्तर की जगह त्रिस्तरीय भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? तो जो संविधान में संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी, वो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम और 74वां संशोधन अधिनियम। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है 73वां संशोधन अधिनियम। तीसरा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। सर्वोच्च शहरी निकाय है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, जो सर्वोच्च शहरी निकाय है वो आती है नगर निगम। ठीक है, नगर निगम का सीधा सा मतलब है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी, और इसकी एक फिक्स निश्चित होती है कि आप कमेंट करके बताना, मुझे ठीक तरह से इसका कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो नगर निगम होते हैं वो कितनी जनसंख्या पर इनकी स्थापना की जाती है। तो मित्रों, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको मालूम है। तो इसका सही आंसर क्या है? नगर निगम सर्वोच्च शहरी निकाय होती है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य के प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो मित्रों, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर प्रत्येक घर के ऊपर वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि प्रत्येक घर की जो छत है वहाँ पर जल संग्रहण ढांचे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहते हैं, अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका सही आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को ही विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। दूसरा विकल्प सही है। साथियों, सुबह 10 बजे आपके हिंदी व्याकरण का टेस्ट आ रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी के क्रम में 6ठा टेस्ट सुबह 10 बजे आ रहा है, तो उस टेस्ट को जरूर देखें। वाक्य के बहुत ही शानदार और नई चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो मित्रों, राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। ये राज्य की सरकार का पूछा है। अगर यहाँ यूँ पूछता देश की सरकार का, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति आपका राइट हो जाता।
साथियों प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 250, 545, 200 और 25। तो मित्रों राजस्थान की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या है 200, जबकि 25 जो ये 25 है चौथा विकल्प, ये विधानसभा की नहीं है बल्कि ये लोकसभा की सदस्य संख्या है राजस्थान में। तो आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 आता है साथियों, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है। मित्रों समवर्ती सूची पर देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 आता है मित्रों, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 60 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष और 62 वर्ष। तो मित्रों इसका राइट आंसर आता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक पदधारी रहते हैं। तीसरा विकल्प सही है। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 12वां देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बिसेंट और राजकुमारी अमृत कौर। तो मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बिसेंट थी। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न आता है मित्रों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो मित्रों यहाँ पर जो लेवल सेकंड वाले इस पेपर को देख रहे हैं, मेरे अनुसार यहाँ पर सूचना का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं होता है। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री और राज्यसभा का अध्यक्ष। तो साथियों भारतीय संविधान का अभिरक्षक या यदि आपसे पूछा जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मित्रों संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। देखिए संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हो तो ये फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्लाइव। तो मित्रों सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943 में, 44 में, 45 में और 46 में। तो मित्रों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष और 21 वर्ष। तो मित्रों राज्यसभा में चुनाव के लिए कि भाई आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 30 वर्ष कम से कम आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25 और 30। तो मित्रों संसद का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, सांसद हो सकता है, संसद नहीं है ये, सॉरी ये सांसद है। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो वहाँ पर 30 वर्ष आवश्यक है। लेकिन यहाँ किसका पूछा है? सांसद का। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना?
26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1948 और 26 नवंबर 1951। तो मित्रों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। 21वां प्रश्न आता है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मित्रों, यहाँ पर राज्यपाल को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, इसका सही आंसर आपको बताना है। मित्रों, इसका राइट आंसर आता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलवाते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार और संशोधन नहीं किया गया। तो मित्रों, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया? 3 बार, याद रखना इसको भी आप। प्रश्न नंबर 23, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। तो मित्रों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे साथियों, संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। तो मित्रों, संविधान की व्याख्या करने की यदि बात करें तो संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका। तीसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा किसका विषय है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और अवशिष्ट विषयों में। तो मित्रों, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, मतलब जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे मित्रों, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो मित्रों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 18, 20 और 22। तो मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी होती है? 12 होती है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो मित्रों, जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। रोजगार नीतियों के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 10, 25, 35 और 20। तो मित्रों, राजस्थान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 10 है, लोकसभा की 25 है और विधानसभा की 200 है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 29 में प्रथम विकल्प सही है। 30वां प्रश्न है, गांवों की शासन व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया? जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और ग्राम पंचायत। तो मित्रों, गांवों की शासन व्यवस्था का कार्यभार ग्राम पंचायत को सौंपा गया। चौथा विकल्प यहाँ सही है आपका। प्रश्न नंबर 31, भीड़ भरे स्थानों पर उचित व्यवहार क्या है? धक्का मुक्की करना, दूसरों से आगे निकलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना और गंदगी फैलाना। तो मित्रों, यहाँ पर इजी प्रश्न है। तीसरा विकल्प इसका सही है कि भीड़ भरे स्थानों पर अभी तो आप जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर अपनी बारी का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही एक उचित व्यवहार कहलाता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे मित्रों, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान और अशोक गहलोत। तो मित्रों, दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। प्रथम विकल्प यहाँ सही है।
प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रयुक्त पिन कोड में अंकों की संख्या होती है 8, 6, 11 और 10। तो मित्रों, भारतीय डाक विभाग में प्रयुक्त पिन कोड में अंकों की संख्या 6 होती है। जैसे आपने सभी ने पिन कोड पूछे जाते हैं ना आपसे कि पिन कोड कितने हैं आपके, तो वो पिन कोड भारतीय डाक विभाग ही प्रयुक्त करता है। जैसे मान लीजिए किसी का है 32, 74, 36, इस प्रकार से ये पिन कोड होते हैं अपने एरिया के, वो डाक विभाग द्वारा ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनकी संख्या होती है मित्रों 6। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान के कितने विभाग पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मित्रों, राजस्थान के 5 विभाग पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा, जिसमें 5 है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खान। तो साथियों, इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 36, पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुला है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और नागौर। तो मित्रों, पंचायती राज संस्थान जयपुर में खुला है। कहाँ पर खुला है? जयपुर में। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 37 आता है, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2014, 2015, 2016 और 2017 है। तो मित्रों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा आई स्टार्ट योजना का शुभारंभ 2017 में किया गया था। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे मित्रों, ग्राम सभा का गठन होता है पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर पंचायत समिति क्षेत्र के पंजीकृत समस्त मतदाताओं से, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची के पंजीकृत सदस्यों से और ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली समस्त जनता से। तो मित्रों, ग्राम सभा का गठन किनसे मिलकर होता है? आपको ये आंसर देना है और इसका सटीक आंसर रहेगा ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची के पंजीकृत सदस्यों से, कि जिन सदस्यों का नामांकन मतदाता सूची में है और वो उसी पंचायत क्षेत्र के निवासी है, उनसे मिलकर ही ग्राम सभा का गठन किया जाता है। पंचायत समिति तो देखो स्तर बड़ा हो जाता है, ग्राम सभा तो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाती है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे मित्रों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई? सन 2000 से, 2002, 2004 और 2005। तो मित्रों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2005 से हुई, हालांकि ये 2006 से चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 40, मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है? देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इंडिया के बाहर से वस्तुओं का क्रय करना, अनाकांक्षी भारत का निर्माण करना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि यहीं पर वस्तुओं का निर्माण करना। हब का मतलब यूँ है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं पर उत्पादित हो। अब इंडिया के बाहर से वस्तुओं का क्रय थोड़ी करेंगे आप, मेक इन इंडिया ऐसे थोड़ी बनेगा। जो अपने काम की चीज़ें हैं वो यहीं पर बनाई जाए। तो मित्रों, यहाँ प्रथम विकल्प सही है, बाकी के विकल्प यहाँ गलत है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु 1989 में किस योजना की शुरुआत की गई थी? हरित क्रांति योजना, जवाहर रोजगार योजना, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। डायरेक्टली एग्जाम में सन से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सन से यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, तो 1989 से। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे मित्रों, असुमेलित है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, मध्याह्न भोजन योजना 1995, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1998।
तो मित्रों यहाँ पर जो चौथा विकल्प है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1998 नहीं बल्कि 1999 से शुरू की गई थी, तो ये असुमेलित है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चली, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में चली और स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997 से चली। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2000, 2001, 2002, 2003। तो मित्रों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। कब की गई? 2001 में। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक है, दूसरा ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 44, भारत निर्माण योजना आरंभ की गई 2002, 2004, 2005 और 2007। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि भारत निर्माण योजना कब आरंभ की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत निर्माण योजना 2005 में आरंभ की गई। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों वर्षा जल संग्रहण का मतलब है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। देखो संग्रहण और भंडारण ये तो गलत हो गया ना। जल संग्रहण का सीधा सा मतलब है कि वर्षा जल का जमाव भी किया जाए और भंडारण भी किया जाए। जमाव का मतलब है ऐसी जगह पर उसको रखा जाए जहाँ जमीन के नीचे पानी जाए और जमीन का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाए। तो मित्रों यहाँ दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 46, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वर्षा के होने में शोधन, वाष्पीकरण, संघनन और वाष्पीकरण। तो मित्रों यहाँ पर वर्षा के होने में संघनन और वाष्पीकरण दोनों की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है वहाँ पर संघनन हो जाता है और जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है वहाँ वाष्पीकरण बनकर जल उड़ जाता है और वापस संघनन होकर बादल बनकर वो पानी वापस जमीन पर आ जाता है। तो संघनन और वाष्पीकरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 48, वर्षा जल का संचयन का प्रमुख उपयोग है? सिंचाई, पेयजल, नहाने के लिए और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। तो मित्रों वर्षा जल संचयन का प्रमुख उपयोग है सिंचाई में, मतलब वर्षा के जल को जो हम इकट्ठा करते हैं उसका मुख्य रूप से उपयोग किस में करते हैं? पेयजल में तो करते ही हैं, लेकिन नहाने के लिए ये गलत हो गया, भूमि जल स्तर में वृद्धि। तो मित्रों जल को इकट्ठा भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की बजाय सिंचाई के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए बांध बनाए जा रहे हैं, तो बांध क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों को सिंचाई के साधन मिले। नहरें छोड़ी जाती है, आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर अच्छी फसल हो और बहुत सारी चीज़ें होती है, ताकि जल का संचयन इसीलिए होता है ताकि सिंचाई की जा सके। तो मित्रों ये प्रमुख रूप से उपयोग है वर्षा जल संचयन हेतु। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए? जल का, विद्युत का, पेड़ पौधों का और उपयुक्त सभी। तो साथियों सीधा सा प्रश्न है, हमें इन सभी में से किसी का भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। और आज का अंतिम और 50वां प्रश्न, मैंने जो इस टेस्ट की PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। 50वां प्रश्न आता है, विद्युत अपव्यय में सम्मिलित है दिन में जहाँ अंधेरा है बल्ब जलाना, सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करना, गर्मियों में पंखे चलाना और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों विद्युत अपव्यय में इनमें से कोई नहीं सम्मिलित है, क्योंकि अपव्यय का मतलब है बिना काम आए विद्युत आप खर्च कर रहे हो, वो अपव्यय कहलाएगा। अब दिन में जहाँ पर अंधेरा है वहाँ बल्ब जलना जरूरी है, तो फिर अपव्यय कहाँ हो रहा है? सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें अपव्यय कहाँ हो रहा है? गर्मियों में पंखे चल रहे हैं, तो भाई चलने ही चाहिए, अपव्यय कहाँ हो रहा है? इसलिए मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। तो कमेंट करके जरूर जाए और साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप PDF को भी डाउनलोड कर ले। तो मित्रों सुबह 10 बजे मिलते हैं हिंदी टेस्ट के साथ। बहुत ही शानदार टेस्ट है, 40 प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह 10 बजे।